हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में, और अभी तक हमने बेसिक चीजें यहाँ पर समझी है सेल के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, तो सेल ऑर्गेनाइजेशन की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। उसमें आपने कुछ पार्ट्स देखे थे जिसमें हमने कहा कि इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, तो जल्दी से आप लोगों को रिवाइज कर लेना है। इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा हो चुका है, जिसमें हमने कहा जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये हम जानते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कुछ डिस्कवरीज के बारे में हमने बात की है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारे पास आती है सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी किसने दी थी और उसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, इसके बारे में हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एक सीक्वेंस हमारे पास आया है कि किस प्रकार से यहाँ पर एक सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हमने कहा कोशिका के नंबर की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के जीव हैं। अगर एक कोशिका है तो एक कोशिकीय है, एक से ज्यादा है तो बहुकोशिकीय है। सिंपल सी चीजें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कोशिका के आकार की बात की थी, तो कुछ शेप्स आपने इस प्रकार से देखी थी यहाँ पर, और हमारा जो कंक्लूजन निकला था वो ये है कि जो सेल है उनकी जो शेप है वो अलग अलग होती है, उनके फंक्शन अलग अलग होते हैं, उनकी लोकेशन अलग अलग होती है। ठीक है, अब हमने कहा कि कोशिकाएं जीवों में अलग अलग कार्य कैसे कर सकती हैं। आपने कहा कोशिका में कुछ ऑर्गेनेली होती हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि कोशिका की मदद करते हैं या सेल की हेल्प करते हैं, जो कि डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल का संगठन। ठीक है, और इसमें अभी तक हम बात कर चुके हैं जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, साइटोप्लाज्म क्या है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली, नाभिक और कोशिका द्रव के बारे में हमने बात की है। जल्दी से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक सेल को बना लेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से लेबलिंग कर लीजिए। इन केस आपने अगर प्रीवियस जो दो हमारे लेक्चर हैं वो आपने अटेंड नहीं किए हैं, उनके लिए हो सकता है ये नया होगा। अदरवाइज अगर आप कंटिन्यूसली लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो अब आपको पता है कि ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं या जिसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। ठीक है, और तीसरा आता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। अब न्यूक्लियस में हमने कहा था कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक तरल होता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये बात तो हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर हमारे पास इसी टॉपिक से रिलेटेड आए हैं। अब डिस्कस क्या करना है, हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, 2 से 3 फंक्शन आपने देखे थे। सबसे पहले फंक्शन की जब हमने बात की थी, हमने कहा ये जो प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा। ठीक है, दूसरा क्या फंक्शन हमने देखा था, दूसरा जो फंक्शन था वो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कहिए या सिंपल स्ट्रक्चर आप लिखिए, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, संरचना। ठीक है, और तीसरी चीज हमने कहा था सिलेक्शन, यानी कि चुनाव।
सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, क्या मतलब है इन तीन शब्दों का? प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, और सिलेक्शन यानी कि चुनाव। इन तीन शब्दों के अर्थ एक बार आप लोग यहाँ पर बताइए, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन तीनों शब्दों को जाना है। और अगर मैं कहूँ कि फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या कोशिका झिल्ली को, प्लाज्मा झिल्ली को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली, ठीक है। मैंने कहा था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनके तीन फंक्शंस मेनली होते हैं। एक तो है प्रोटेक्शन, क्यों? क्योंकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हमने बात की थी यहाँ पर, अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो हमने कहा था आउटर मोस्ट लेयर जो है सेल की, वो क्या है यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पढ़े थे जिसमें हमने कहा किसी भी चीज की जो आउटर लेयर होती है उसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करना। तो देखिए, हमने कहा ये एक सेल है, ये सेल है, और ये आउटर इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या होता है? क्योंकि आप बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं और इन्वायरमेंट बहुत छोटी क्लासेस से आपको पढ़ाया जाता है। पर्यावरण या इन्वायरमेंट, तो पर्यावरण में आपको क्या बोला था? आपके चारों ओर का जो वातावरण है उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि आपके आसपास आपको जो भी दिख रहा है, ठीक है, आपके आसपास जो भी चीजें हैं, वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, सभी चीजों से मिल करके बनता है आपका पर्यावरण या आपका वातावरण, ठीक है। अब आपने कहा ये सेल है, ये सेल का इन्वायरमेंट है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है? सेल को इन्वायरमेंट से अलग भी करती है, डिटेक्ट करती है, अलग करती है, क्योंकि ये क्या है? सेल का अपना क्या है? एक अस्तित्व बन गया है। ये क्या है? आउटर इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब आपने कहा आउटर इन्वायरमेंट में जो हार्श कंडीशन होती हैं, लाइक टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, मॉइस्चर हो सकता है, आपने कहा ह्यूमिडिटी हो सकती है, कोई भी जो चीजें हैं यहाँ पर आउटर इन्वायरमेंट में, तो सबसे पहले हार्श कंडीशन से बचाता है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर अपनी आउटर मेम्ब्रेन की, हमारी आउटर मेम्ब्रेन भी यही है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन इन जनरल अगर हम देखें तो हमारे शरीर के सबसे आउटर जो लेयर होती है वो क्या होती है? हमारी स्किन होती है, ठीक है। अब हमारी स्किन क्या करती है? हमें जो हार्श कंडीशन होती है, हार्श वेदर होता है, उससे बचाता है। धूप पड़ रही है तो हमारी स्किन पे पड़ती है, ठीक है, बारिश हो रही है तो हमारी स्किन पे पड़ रही है। तो आपने कहा कि आपके जो आउटर मेम्ब्रेन है स्किन, जब आप पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम, चलिए, जब आप पढ़ते हैं यहाँ पे इम्यून सिस्टम को, यहीं पे देख लेते हैं इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम को? प्रतिरक्षा तंत्र। जब इम्यून सिस्टम को हम पढ़ते हैं तो सिस्टम जो बना होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स और अलग अलग सेल से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अब जो इम्यून सिस्टम है उसमें हमने कहा कि ये क्या करते हैं? आपको बीमारियों से बचाते हैं या फिर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो प्रदान करेगा आपका इम्यून सिस्टम। ये अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना होता है, जैसे कि आप पढ़ेंगे जब आपके पास टॉपिक आएगा। आपने कहा इम्यून सिस्टम दो टाइप का होता है, एक तो होता है इनेट, आई फॉर इम्यून एंड एस फॉर सिस्टम, ओके, यानी कि जो जन्मजात होता है, जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, ये प्रतिरक्षा तंत्र शॉर्ट में है। सेकेंड होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ये फॉर एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? अर्जित प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसे फुल फॉर्म लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इनफ स्पेस नहीं है,
ठीक है, ये अर्जित है और प्रतिरक्षा तंत्र। तो जन्मजात का मतलब होता है जो आपको फ्रॉम बर्थ मिला है, आपके पेरेंट्स से आपको मिला है, ठीक है। अर्जित होता है कि जो आपने क्या किया है, बाद में एक्वायर किया है, बाद में प्राप्त किया है। अब इनको डिटेल में हम तब समझेंगे जब हमारे पास इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आएगा, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझिए, अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो आउटर लेयर होती है उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो जब आप इनेट इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं, जिसमें एक फिजिकल बैरियर भी आता है। क्या आता है? फिजिकल बैरियर। और फिजिकल बैरियर में एक एग्जांपल आपका स्किन भी आता है। तो स्किन में आपसे क्या बोला गया है कि स्किन का काम क्या होता है यहाँ पर? एक तो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हमारे शरीर की सबसे बाहरी क्या है लेयर है त्वचा, स्किन, ठीक है। तो क्या करता है, जो यहाँ पर हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं वो डायरेक्टली आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते। बहुत रेयर या बहुत कम ऐसे माइक्रोब हैं जो आपको आपके स्किन को पेनिट्रेट कर पाएंगे। क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जब आप क्लास 8 में थे तब आपने एक चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं या शत्रु हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। और उस चैप्टर में हमने ये भी बात की थी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमेशा हमारे चारों ओर होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। इस केस में हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल भी होंगे और बेनिफिशियल भी होते होंगे, ठीक है, जो हमारे आसपास रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में आकर के हमें क्या करे, बीमार करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली हम स्वस्थ रहते हैं, कभी कभार हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने कहा हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है वो क्या कर रही है, हमें रोगों से बचा रही है, क्योंकि हमारी स्किन को वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आउटर लेयर है आपकी, ठीक है, आउटर लेयर है आपकी बॉडी की, और क्या कर रही है, आपको सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो सेम चीज अप्लाई होती है आपकी सेल पे भी, कि आपकी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो क्या करेगी, एक तो सबसे पहले वो आपके इन्वायरमेंट से, यानी कि जो इन्वायरमेंट और सेल है उसे डिटेक्ट करती है, सेल को इन्वायरमेंट से डिटेक्ट करेगी पहला। दूसरा, सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तीसरा क्या आता है, संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर। अब हमने क्या बोला था, हमने यही बात की थी प्रीवियस लेक्चर में भी कि ये पूरा क्या है, तरल है। अगर ये लेयर नहीं रहेगी तो तरल यानी कि क्या, उसका कोई निश्चित आकार होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आपने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीन फॉर्म होती हैं यहाँ पर पानी की, तीन फॉर्म आपने पढ़ी थी, या तीन फॉर्म के बारे में आपने बात की थी। आपने कहा सॉलिड जो होता है, ठोस जो होता है, उसका एक निश्चित आकार होता है, ठीक है, निश्चित आकार और आयतन होता है, ठीक है। आपने कहा जो लिक्विड है उसका आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित हो सकता है बट आकार इसका निश्चित नहीं होता है। गैस में आपने कहा यहाँ पे निश्चित कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि जो लिक्विड है, जो तरल है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, तो क्या सेल जो है, जैसे कि आपने यहाँ पर अलग अलग टाइप की सेल देखी, तो अगर यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो क्या आपको ये स्ट्रक्चर दिखता? आप कह रहे हैं कि ये ब्रांच है, ये सिलिंड्रिकल है, ये क्या है, फ्लैट शेप्ड है यहाँ पर, ठीक है। आपने कहा कि यहाँ पर जो सेल है वो अलग अलग क्या होती है, आकार की होती हैं। तो क्या हमें ये आकार मिलते हैं? क्योंकि आपने कहा कि तरल अगर हम देख रहे हैं तो उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, क्योंकि इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है जिसे सेल मेम्ब्रेन आप कह रहे हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह रहे हैं। वो क्या कर रहा है, संरचना प्रदान कर रहा है, यानी कि स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, ठीक है, संरचनात्मक स्थिरता प्रदान कर रहा है किसको, सेल को। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि सेल के अंदर और सेल के बाहर जो चीजें हैं उनका आवागमन होता है, ठीक है। यहाँ पर विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, आवागमन हो रहा है, लेकिन सारी चीजें नहीं यहाँ पर अंदर और बाहर ट्रैवल कर सकती हैं। कुछ सेलेक्टेड चीजें ही क्या होंगी, अंदर ट्रैवल करेंगे, कुछ सेलेक्टेड चीजें ही बाहर ट्रैवल करेंगी। आपने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है, यानी कि वो पारगम्य है, यानी कि ऐसी लेयर है कि जिससे आर पार जाया जा सकता है, लेकिन कैसी पारगम्य है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी कि चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। ऐसी झिल्ली है कि जिससे आर पार तो जाया जा सकता है, लेकिन सेलेक्टेड चीजें ही आर पार जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो चीज है वो आर पार जा पा रही है। तो आपको ये जो तीन टर्म्स हैं वो अच्छे से ध्यान रखने हैं, जब भी फंक्शन की बात आती है, आप कभी भी किसी भी क्लास में रहेंगे, ये जो बेसिक सी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, एक बार आप बात कर लेते हैं जो भी चीजें हमें यहाँ पर बताई गई हैं।
हमने कहा इट इज जस्ट लाइक एन एनवेलप दैट कवर्स द होल सेल। आपने कहा जो प्लाज्मा झिल्ली है एक लिफाफे की तरह है जो पूरे सेल को कवर करता है। ठीक है, आगे हमने क्या बात की है, देयरफॉर अ सेल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकॉज इट हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमने कहा इसीलिए एक कोशिका बाहरी वातावरण से अलग हो जाती है क्योंकि इसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है। नेक्स्ट, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन डिसाइड which material should enter or leave the cell and which should not there. That is why it is called a selectively permeable membrane। आपने कहा प्लाज्मा झिल्ली ये तय करती है कि कौन सी सामग्री कोशिका में प्रवेश करे या कौन सी कोशिका से बाहर जाए, और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चुनिंदा पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके पास डायरेक्टली आता है। क्या होता है सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, क्या कैरेक्टर है सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन का। एक बार जल्दी से आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन नोट कर लेनी है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हमने कहा कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं रिलेटेड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि डिफ्यूजन, एक वर्ड आपके पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। डिफ्यूजन, ये आपके पास क्या आया है, डिफ्यूजन टर्म आया है, ठीक है। क्या होता है डिफ्यूजन, हमने कहा ये कोशिका के अंदर बाहर कौन से मटेरियल हैं जिसे कि सेल क्या करती है, कंट्रोल करती है, जिससे कि सेल आर पार जा सकते हैं। तो हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे जो सेल के अंदर और बाहर जाते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गैस की। अब गैस में क्या आप पढ़ते हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ते हैं और आप ऑक्सीजन पढ़ते हैं। दूसरा हम बात करेंगे वाटर की, ठीक है। आपने कहा जो गैस है वो कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर आ जा सकती है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन, या इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे विसरण कहते हैं। ध्यान देखिए, विसरण जो शब्द होता है वो गैस के लिए हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फिनोमिना है क्या कहता है। हमने कहा देखिए, हमने कहा किस बारे में बात हो रही है, एक सेल है, एक सेल है, ये सेल है, ठीक है। हमने कहा इस सेल को क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और इस सेल से क्या बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ये जनरली हमने पढ़ा है, ठीक है। अब हमने कहा कि ऑक्सीजन का अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, ये किससे होकर के गुजर रहे हैं यहाँ पे। अभी का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के गुजर रहे हैं। इट मीन्स कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है इन गैसेस को अंदर आना और बाहर जाना। ये कैसे संभव हो सकता है, आपने कहा ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि सांद्रता। किस पे डिपेंड करता है, सांद्रता पे। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी डिफ्यूजन होगा, जब भी गैसों का विसरण होता है या जब भी गैस बहती है, सिर्फ सेल की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल भी जब भी सेल बहती है तो सेल हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लेकर के लोअर कंसंट्रेशन की ओर बहेगी। यानी कि हमने कहा एक चीज आप ध्यान रखेंगे, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। हमेशा जो गैसें विसरित होती हैं और उनकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, या हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ठीक है। हाई से लो क्या होता है, सांद्रता क्या होती है, हाई से लो कंसंट्रेशन की ओर बहती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सांद्रता क्या हुई है। सांद्रता को सिंपली आप इमेजिन कर सकते हैं या सांद्रता को आप समझ सकते हैं मात्रा से, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि गैस अधिक मात्रा, जहाँ पे गैस की अधिक मात्रा है, गैस का विसरण होता है उस ओर जहाँ पे गैस की कम मात्रा है, तब आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं। आपने कहा एक रूम के एक कॉर्नर में आपने अगरबत्ती इस प्रकार से जलाई है, ठीक है। अब अगरबत्ती जो है इसकी ये जो गैस है ये क्या होती है, विसरित होती है। अब ऐसा नहीं होता कि जहां पर अगरबत्ती जल रही है सिर्फ वहीं पे गैस रहेगी, नहीं,
क्योंकि वहां पर गैस की सांद्रता अधिक है, वहां पे गैस की मात्रा अधिक है। तो गैस के जो कण होते हैं उन्हें जगह चाहिए, उन्हें जगह चाहिए वहां पर, क्योंकि गैस तो क्या है कंटिन्यूसली निकल रही है। तो गैस के कण क्या होते हैं, उस ओर बहते हैं जहां पर क्या है, कम गैस हो, गैस की कम सांद्रता हो, लो कंसंट्रेशन हो, ताकि गैस के कण क्या हो, इजिली यहाँ पे क्या कर सके, बह सके। जैसे कि ठीक है, आपने कहा ये क्या जल रही है, अब ये दिया हमें लग रहा है, लेकिन मान लीजिए कि ये अगरबत्ती है, ठीक है। अब ये अगरबत्ती से क्या निकल रही है, आपने कहा ये गैस के कण है, ये गैस के कण है। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैस के कण हैं, तो गैस के कण को जगह भी चाहिए यहाँ पर। आपने कहा ये यहाँ पे क्या है, गैस का जो कंसंट्रेशन है बहुत लो है, तो गैस कहाँ विसरित होगी, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। क्यों क्यों यहाँ पे विसरित हो रही है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में, क्योंकि गैस के कणों को जगह तो चाहिए। ये सेम वैसा ही है कि आपने एक रूम है और एक रूम में सिर्फ 10 लोग आ सकते हैं। अब आपने वहाँ पे 11 और 12 लोग वहाँ पे क्या कर दिए हैं, एडजस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, वहां पे सफोकेशन सी हो जाएगी। अब जैसे ही गेट खुलेगा वैसे लोग एकदम से बाहर गिर पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उस रूम में जो लोगों की सांद्रता थी, लोगों की कंसंट्रेशन थी, वो हाई थी। जैसे ही गेट खुला, लोग बाहर की ओर क्यों गिरे, क्योंकि बाहर पूरा खाली था। ये जो गैलरी आपको बाहर रही होगी वो पूरी खाली थी। तो लोग क्या हुए, क्योंकि भरे हुए रूम से लोग कहाँ को गिरे हैं, खाली जगह पे गिरे हैं, क्योंकि वहां पे क्या थी, जगह थी। सेम वैसा ही है कि गैस निकली, तो क्योंकि उच्च सांद्रता है तो कहाँ की ओर जाएगी, निम्न सांद्रता की ओर जाएगी, जहां पर उसे स्पेस मिलेगा, जहां पे गैस के कणों को क्या मिलेगा, रिक्त स्थान मिलेगा, उस ओर वो क्या होते हैं, यहाँ पे बहते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को गैस का गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो बहाव होता है, उसको क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन। यानी कि आपने कहा कि गैस क्या हो रही है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रही है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, ये गैस है। क्या है, ये गैस है। ये भी क्या है, गैस है। ये क्या है, धूप कहिए, अगरबत्ती कहिए, कुछ भी आप कहिए, ठीक है, क्लियर है। तो हमने कहा कि गैस क्या है, जहाँ पे गैस की अधिक मात्रा है वहां से कहाँ की ओर जाती है, ये निम्न सांद्रता की ओर जाती है। इस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। ध्यान रखिए, ये पारिभाषिक शब्द आपके जो आते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, सिर्फ अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो विसरण को समझिए। सेम ऐसा ही होता है हमारे शरीर में, हमारी कोशिका में। आपने कहा गैसों का जो विसरण हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर से हमारी कोशिका में आ रही है, इसका मतलब बाहर ज्यादा ऑक्सीजन रही होगी, अंदर कम ऑक्सीजन थी, इसीलिए गैस उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आई। अब हमने कहा जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे सेल से बाहर निकली, इसका मतलब हमारे सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तुलना में अधिक था, इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हुआ, अंदर से बाहर की ओर विसरित हुआ है, ठीक है। सबसे पहले विसरण की डेफिनेशन आप पढ़िए, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे कि हमने कहा कि हमारी बॉडी में किस प्रकार से यहाँ पे जो विसरण है वो होता है, सांद्रता में जो डिफरेंस है, सांद्रता में जो अंतर है वो कैसे आता है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, डेफिनेशन पढ़ लेनी है। चलिए, आपने कि गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कोशिका और उसके बाहरी पर्यावरण के बीच गैसीय विनिमय कैसे होता है, आपने कहा मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू एंड फ्रॉम द सेल इज कैरिड आउट थ्रू डिफ्यूजन। हमने कहा कोशिका से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संचलन होता है विसरण के माध्यम से किया जाता है। संचलन का मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज कहिए, विनिमय कहिए, ठीक है, या अदला बदली कहिए कि ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से। अब क्या होता है विसरण, आपने कहा गैसेस सब्सटेंस टेंड टू मूव टू एरिया वेयर देयर कंसंट्रेशन इज लेस फ्रॉम द एरिया वेयर देयर इज हायर। यानी कि हमने क्या बोला है, गैसीय पदार्थ उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां उनकी सांद्रता अधिक होती है। इसे सही कीजिए। अब देखिए गैसीय पदार्थ उन क्षेत्रों से
जाते हैं जहां उनकी सांद्रता अधिक होती है, कहाँ की ओर जाते हैं, जहां उनकी सांद्रता कम होती है, ठीक है। दिस मूवमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन कैन टेक प्लेस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या बोले गए हैं, आपने कहा इस आंदोलन को या इस प्रक्रिया को प्रसार की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रसार या विसरण आप कहिए, विसरण। तो आपने कहा कि इस प्रक्रिया को विसरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। विसरण ठोस, द्रव और गैस का स्थान ले सकती है। विसरण आपने कहा तीनों में यहाँ पर हो सकता है। अभी आप वाटर के बारे में बात करेंगे, वहां पे भी विसरण होता है, लेकिन वहां पे पानी में जो ये सेम चीज हो रही है उसे हम विसरण नहीं कहते हैं, उससे दूसरे टर्म के नाम से हम जानते हैं। तो विसरण की जो परिभाषा है, सबसे सिंपल परिभाषा वो ये है, जिसे आप एक बार नोट कर सकते हैं कि गैस का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो बहाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण यानी कि बहना, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या कर लिया है, हमने इतना समझ लिया है कि विसरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है विसरण को समझना, विसरण की प्रक्रिया समझना। अभी तक तो सिर्फ हमने इन जनरल समझा है कि विसरण किसे कहते हैं। अब अपनी बॉडी में देखते हैं कि विसरण होता कैसे है। और हमने कहा कि हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन गई है, इसका मतलब हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम थी, और बाहरी जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन की सांद्रता क्या थी, ज्यादा थी। इसीलिए जो ऑक्सीजन हमारी सेल के अंदर गई, हमें समझना ये है, हमारी सेल के अंदर हमें समझना ये है कि जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आया है किसका, हमने कहा ऑक्सीजन जब अंदर आए इट मीन्स कि ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता कहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई, तो हमने कहा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में गया, तो हमने कहा इस प्रकार से हमें ये समझना है कि ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आया है, कंसंट्रेशन में डिफरेंस आया है कि ऑक्सीजन अंदर कम हो गई, बाहर ज्यादा है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई और बाहर कम है। आपने कहा ये अंतर कैसे आए हैं, अब हमें ये समझना है। और ये हम कैसे समझते हैं, जब आप थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रेस्पिरेशन के बारे में जानकारी है तो आप इजीली से समझ पाएंगे। अगर आप रेस्पिरेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा समझेंगे रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है और कैसे यहाँ पर जो गैस है उनमें विसरण की प्रक्रिया देखी जा रही है। आपको घर से करके ये लेके आना है कि एक बार आप थोड़ा सा जो रेस्पिरेशन है उसमें कौन कौन से जो अंग हैं वो भाग ले रहे हैं, एक बार आप ये पढ़ करके आएंगे, ठीक है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।